हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स और ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। बिहार में तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस, मुकेश सहनी समेत 2 डिप्टी सीएम कैंडिडेट। अशोक गहलोत बोले अब एनडीए बताए कि उनका नेता कौन है। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का सीएम चेहरा आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव होंगे। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी होंगे। उप मुख्यमंत्री और भी लोग बनाए जाएंगे जो पिछड़े समुदाय से होंगे। गहलोत ने कहा कि हमारा नेता तो तेजस्वी यादव है, एनडीए बताए कि उनका सीएम फेस कौन होगा। सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कहने से नहीं चलेगा। ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझ पर फिर से भरोसा जताया है, सभी का दिल से धन्यवाद। सबसे कहना चाहता हूं कि जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरेंगे। 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस 50 मिनट चली। इसमें आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी समेत 7 दलों के 14 नेता शामिल हुए और इसमें सभी दलों के नेताओं को बोलने का मौका दिया गया। सभी ने अपनी स्पीच में महागठबंधन में एकजुटता की बात कही। सम्राट चौधरी बोले बेटे के लिए लालू ने कांग्रेस को टॉर्चर किया, गुंडागर्दी से मुख्यमंत्री चेहरा बनवाया। पंजीकृत अपराधी का बेटा सीएम फेस कैसे हो सकता है? बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित किए जाने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने जबरदस्ती अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस और सभी पार्टियों को एक तरह से टॉर्चर किया है। जिस तरह से लालू यादव ने 15 सालों तक अपराधियों का राज चलाया, उसी तरह उन्होंने अपने गठबंधन में गुंडागर्दी करके अपने बेटे को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया। बिहार की जनता ने उन्हें 15 साल तक सत्ता दी, लेकिन बिहार की जनता को क्या मिला? लूट, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार और चोरी करने का इनाम। चोरी के आरोप में जो पंजीकृत अपराधी व्यक्ति हो चुका है, उसके बेटे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया है। लाडली बहनों को भाई दूज पर नहीं मिले 250 रुपए। सीएम ने लाडली बहना कार्यक्रम में देने की बात कही थी, अब बोले अगले महीने देंगे। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को भाई दूज पर मिलने वाले 250 रुपए नहीं दिए गए हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर लाडली बहना कार्यक्रम के दौरान ये राशि ट्रांसफर की जानी थी। प्रदेश भर से लाडली बहनों को इस उम्मीद के साथ सीएम निवास बुलाया गया था। जब लाडली बहनें कार्यक्रम में पहुंची तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 1 करोड़ 26 लाख बहनों के बैंक खातों में 250 रुपए की किस्त अगले महीने जमा होगी। इसके साथ ही 1250 रुपए की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए की जा रही है और ये राशि भी नवंबर से हर महीने दी जाएगी। ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर फैसला, 7500 पदों के लिए 6 लाख से ज्यादा आए आवेदन। खबर है कि राजस्थान में ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा जनवरी में हो सकती है। 7500 पदों के लिए होने वाली भर्ती का नवंबर में नोटिफिकेशन जारी होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के बाद अब ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। इसके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 7500 पदों पर लेवल 1 और लेवल 2 में शिक्षकों की भर्ती किया जाना प्रस्तावित है। 17 से 21 जनवरी 2026 के बीच भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है। कर्नाटक में डेटा सेंटर ऑपरेटर ने वोटरों के नाम हटाए, हर मतदाता पर 80 रुपए मिले। 6000 एप्लीकेशन थे। राहुल ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे। कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट पर कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर बड़ा खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने वोटर्स लिस्ट में अनियमितताओं की जांच के दौरान पाया कि एक डेटा सेंटर ऑपरेटर को प्रत्येक मतदाता के नाम फर्जी तरीके से हटाने के लिए 80 रुपए मिले थे। एसआईटी के मुताबिक दिसंबर 2022 और फरवरी 2023 के बीच आलंद सीट पर 6018 वोटरों के नाम हटाने के आवेदन आए थे। यानी कि डेटा सेंटर ऑपरेटर को कुल मिलाकर 4,80,000 रुपए का भुगतान किया गया। एसआईटी ने कलबुर्गी जिला मुख्यालय के एक डेटा सेंटर की पहचान भी की है
जहां से वोटरों के नाम हटाने के एप्लीकेशन भेजे गए थे। जांच में यह भी पता चला कि जो 6018 एप्लीकेशन आए थे उनमें केवल 24 ही सही थे, क्योंकि वे आलंद में अब नहीं रहते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 18 सितंबर को कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त वोट चोरी और वोट डिलीट करा रहे हैं। उन्होंने आरोपों के समर्थन में आलंद के उन वोटरों को भी पेश किया जिनके नाम हटाने की कोशिश की गई थी। सीनियर सिटीजन के लिए बीएसएनएल का सस्ता प्लान लॉन्च, 1812 रुपए में 1 साल वैलिडिटी, अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग के साथ 2 GB डेली डेटा मिलेगा। सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने सीनियर सिटीजन के लिए सस्ता एनुअल प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान में 1812 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 2 GB इंटरनेट डेटा मिलेगा। ये प्लान 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए है। इस प्लान में कंपनी की ओर से फ्री सिम कार्ड भी दिया जाएगा। 6 महीने का BITV सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिलेगा। बीएसएनएल सम्मान प्लान सीमित समय के लिए लाया गया है और ये 365 दिन वाला मोबाइल प्लान फिलहाल 18 नवंबर तक ही खरीदा जा सकता है। आरबीआई का गोल्ड रिजर्व 8,80,000 किलो के पार, इसकी वैल्यू 8,40,000 करोड़। 2025-26 के पहले 6 महीने में 600 किलो खरीदा। भारतीय रिजर्व बैंक के पास सोने का भंडार 2025-26 के पहले 6 महीनों अप्रैल से सितंबर में 880.18 मीट्रिक टन यानी 8,80,180 किलोग्राम के पार हो गया है। 2024-25 के आखिर में ये 879.58 मीट्रिक टन था। वहीं 26 सितंबर तक सोने की कुल कीमत $95 बिलियन यानी 8,40,000 करोड़ रुपए थी और ये जानकारी आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट में सामने आई है। सितंबर तक के 6 महीनों में आरबीआई ने अपने स्टॉक में 0.6 मीट्रिक टन यानी 600 किलो सोना जोड़ा है। सितंबर में 0.2 मीट्रिक टन 200 किलो और जून में 0.4 मीट्रिक टन यानी 400 किलो सोना खरीदा गया। 2024-25 में आरबीआई ने 54.13 मीट्रिक टन सोना अपने खजाने में जोड़ा था। बैंक अकाउंट में अब 4 नॉमिनी जोड़ पाएंगे, इससे क्लेम सेटलमेंट आसान होगा। नया नियम 1 नवंबर से लागू होगा। बैंक कस्टमर अब अपने बैंक खाते में 4 नॉमिनी जोड़ पाएंगे और ये भी तय कर पाएंगे कि किसे कितना हिस्सा मिलेगा और किसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ग्राहक अपनी सुविधा के हिसाब से खाते में एक करके या फिर चारों नाम एक ही साथ जोड़ पाएंगे। सरकार ने बैंकिंग सिस्टम में क्लेम के एक समान और आसान निपटारे के लिए ये व्यवस्था शुरू की है। सेफ कस्टडी में रखी गई चीजों और सेफ्टी लॉकर्स के लिए सिर्फ एक्सेसिव नॉमिनेशन यानी कि एक के बाद एक नाम नॉमिनेट करने की इजाजत होगी। वहीं बता दें कि वित्त मंत्रालय ने बताया है कि बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 के नॉमिनेशन से जुड़े हुए मुख्य नियम 1 नवंबर से लागू हो रहे हैं और ये एक्ट 15 अप्रैल 2025 को नोटिफाई हुआ था। आसियान समिट में ट्रंप से नहीं मिलेंगे मोदी, जयशंकर मलेशिया जाएंगे। कांग्रेस बोली ट्रंप से मिलने से बचना चाहते हैं। आसियान समिट में मोदी ट्रंप की मुलाकात नहीं होगी। पीएम मोदी का मलेशिया दौरा टल गया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। वहीं पीएम इब्राहिम ने लिखा कि पीएम मोदी का फोन आया, हमने भारत मलेशिया के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। हमने इस दौरान आसियान समिट पर भी बात की। मोदी ने मुझे बताया कि वे इस समिट में ऑनलाइन हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की जगह इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समिट में हिस्सा लेंगे। भारत पर 50% नहीं सिर्फ 15% अमेरिकी टैरिफ संभव, जल्द ट्रेड डील के आसार। अमेरिकी मक्का एथेनॉल की खरीद बढ़ा सकता है भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील होने के आसार हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की चुनिंदा वस्तुओं पर लगने वाला 50% टैरिफ घटकर 15% हो सकता है और ट्रेड डील से जुड़े हुए सूत्रों के मुताबिक ऊर्जा और कृषि सेक्टर वार्ता को टेबल पर सबसे अहम है और भारत इसमें कुछ रियायत दे सकता है। अमेरिकी वार्ताकार दावा कर रहे हैं कि भारत और धीरे धीरे रूसी कच्चे तेल की खरीद में कमी ला सकता है और इसके साथ ही अमेरिका से नॉन जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का और सोया मील के लिए बाजार को खोल सकता है। भारत का मानना है कि तेजी से बढ़ी घरेलू पोल्ट्री, डेयरी और एथेनॉल इंडस्ट्री में अमेरिकी उत्पाद खप जाएंगे। भारतीय किसानों के हित भी प्रभावित नहीं होंगे। अभी भारत सालाना करीब 5 लाख टन मक्का अमेरिका से आयात करता है। ट्रंप बोले भारत रूसी तेल खरीदना दिसंबर तक बंद करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक हफ्ते में 5वीं बार रूसी तेल खरीद का मुद्दा उठाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कहा है कि भारत अब रूस से तेल की खरीद धीरे धीरे कम कर रहा है और साल के आखिर तक इसे लगभग खत्म कर देगा। उन्होंने कहा कि खुद पीएम मोदी ने उन्हें ये भरोसा दिलाया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि तेल खरीदना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे तुरंत रोकना संभव नहीं है, लेकिन साल के अंत तक वे इसे जीरो कर देंगे। मेरी प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में बातचीत हुई है, यह एक बड़ी बात है।
यह लगभग 40% तेल है। वेनेजुएला की अमेरिका को चेतावनी, 5000 रूसी मिसाइलें तैनात की। राष्ट्रपति बोले, साम्राज्यवादी खतरे का जवाब देंगे, मातृभूमि के हर इंच के लिए लड़ेंगे। खबर है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि उनके देश ने अमेरिकी खतरों से निपटने के लिए रूस से मिली 5000 इग्ला-एस मिसाइलें तैनात की हैं। और मादुरो ने कहा कि हमारे पास 5000 मिसाइलें हैं जो देश की शांति और आज़ादी की रक्षा करेंगी। ये मिसाइलें हवा में कम दूरी के हमलों को रोकने के लिए तैनात की गई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि यह हथियार किसी भी साम्राज्यवादी खतरे का जवाब देने के लिए हैं और वेनेजुएला की सेना अपनी मातृभूमि की एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए तैयार है। रूसी तेल खरीद घटा सकता है भारत, रिलायंस बोली, सरकारी गाइडलाइंस मानेंगे। ट्रंप ने कहा था भारत रूसी तेल खरीद बंद करेगा। भारतीय रिफाइनर्स रूसी तेल के आयात को कम कर सकते हैं। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रिफाइनिंग कंपनी रिलायंस सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से अपनी रूसी तेल की खरीदी एडजस्ट करेगी। सरकारी कंपनियां भी शिपमेंट चेक कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रूस से तेल खरीद बंद करने का दबाव डल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ ट्रंप ने 19 अक्टूबर को दावा किया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा है कि वे रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद कर देंगे। पंजाब सीएम की फर्जी वीडियो हटाने का आदेश, 24 घंटे की डेडलाइन। मोहाली कोर्ट ने फेसबुक गूगल को भेजा नोटिस। आरोपी बोला ये ट्रेलर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में मोहाली अदालत ने फेसबुक को 24 घंटे में आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने फेसबुक को निर्देश दिया है कि साइबर क्राइम विभाग द्वारा जानकारी दिए जाने पर ऐसे सभी कंटेंट या मिलते जुलते आपत्तिजनक पोस्ट तुरंत हटाएं और ब्लॉक करें। इसके साथ ही गूगल को भी आदेश दिया गया है कि ऐसा कंटेंट सर्च रिजल्ट में न दिखे। अगर फेसबुक और गूगल द्वारा वीडियो ब्लॉक नहीं किए गए तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को पोस्ट हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। इधर पंजाब सीएम की फेक वीडियो अपलोड करने वाला आरोपी केस दर्ज होने के बाद बौखला गया है। मोहाली में स्टेट साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज होने के बाद उसने 5 और पोस्ट डाली हैं, जिनमें फोटो और वीडियो शामिल है। इससे पहले वह 2 वीडियो भी पोस्ट कर चुका था। पंजाब के पूर्व डीजीपी का डेथ केस सीबीआई को देने की तैयारी। हरियाणा सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र। मुस्तफा बोले, सारे जवाब दूंगा। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। हालांकि अभी केंद्र की ओर से इस पत्र का अभी कोई जवाब नहीं आया है। उधर हरियाणा पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने मामले की जांच की जिम्मेदारी संभाली है। वहीं हाई प्रोफाइल केस होने के कारण एसआईटी का फोकस साइंटिफिक तथ्य जुटाने पर है, क्योंकि इस केस में पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के साथ उनकी पत्नी व पंजाब की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, उनकी बेटी व पुत्र वधू आरोपी हैं। इस बीच मोहम्मद मुस्तफा ने बातचीत में कहा कि 25 अक्टूबर को पंजाब में मलेरकोटला स्थित उनके आवास पर कलेक्टिव प्रेयर होगी। इसके बाद वह एसआईटी के हर सवाल का जवाब देंगे, जांच में पूरा सहयोग करेंगे। 26 अक्टूबर को वो पंचकुला आवास पर पहुंचेंगे। हरियाणा पुलिस की एसआईटी जब चाहे घर की तलाशी ले सकती है। जांच के लिए जो चीजें जरूरी हैं मुहैया करवाई जाएंगी। सिद्धारमैया के बेटे ने कहा, पिता 2028 चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका राजनीतिक जीवन आखिरी फेज में है, किसी और को नेतृत्व दें। शिव कुमार बोले, नो कमेंट्स। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच सीएम सिद्धारमैया के बेटे और विधान परिषद के सदस्य यतींद्र सिद्धारमैया ने कहा कि उनके पिता अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में हैं। उन्हें अपने कैबिनेट सहयोगी सतीश जारकीहोली को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। वहीं बेलगावी में कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य एमएलसी यतींद्र ने कहा कि मेरे पिता को एक मजबूत विचारधारा और प्रगतिशील मानसिकता वाले नेता की जरूरत है, जिसके वे मार्गदर्शक बन सके। जारकीहोली एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को कायम रख सकते हैं और पार्टी का प्रभावी ढंग से नेतृत्व कर सकते हैं। केदारनाथ के कपाट बंद, 55 किलोमीटर की यात्रा कर बाबा ऊखीमठ पहुंचेंगे। इस साल 17.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। आर्मी बैंड ने बाबा की विदाई के दौरान पारंपरिक धुन बजाई। इस पवित्र क्षण का साक्षी बनने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मंदिर में पहुंचे।
वहीं बाबा की डोली केदारनाथ मंदिर से 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर 25 अक्टूबर को ऊखीमठ पहुंचेगी। यहां अगले 6 महीने तक बाबा अपनी शीतकालीन गद्दी ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होंगे। श्रद्धालु भी 25 अक्टूबर से ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा के दर्शन कर पाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट इस साल 2 मई को खुल गए थे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुताबिक अब तक 17,68,795 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। यह 2013 की आपदा के बाद दूसरा अवसर है जब इतनी बड़ी संख्या में भक्तों ने यात्रा की है। नए सीजेआई की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। जस्टिस सूर्यकांत बन सकते हैं अगले मुख्य न्यायाधीश। सरकार ने अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई की नियुक्ति की प्रोसेस शुरू कर दी है। मौजूदा चीफ जस्टिस BR गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। सरकार जल्द ही जस्टिस गवई को लेटर भेजेगी जिसमें उनके उत्तराधिकारी का नाम सुझाने के लिए उनसे कहा जाएगा। यह लेटर गुरुवार या शुक्रवार तक भेजा जा सकता है। कानून मंत्री मौजूदा सीजेआई से उनके उत्तराधिकारी का नाम सुझाने की सिफारिश करेंगे। मौजूदा नियमों मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक भारत का चीफ जस्टिस हमेशा सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जजों में से चुना जाता है। आमतौर पर यह प्रक्रिया सीजेआई के रिटायरमेंट से लगभग 1 महीने पहले शुरू हो जाती है। जस्टिस सूर्यकांत इस समय सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज हैं और उन्हें अगला चीफ जस्टिस बनने की पूरी संभावना है। अगर उनकी नियुक्ति होती है तो वे 24 नवंबर को भारत के 52वें चीफ जस्टिस बन जाएंगे। 9 फरवरी 2027 तक लगभग 15 महीने इस पद पर वो बने रहेंगे। सबरीमला गोल्ड चोरी केस, मंदिर का पूर्व अधिकारी गिरफ्तार। SIT कोर्ट से कस्टडी की मांग करेगी। जांच टीम 6 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। खबर है कि केरल के सबरीमला मंदिर से गोल्ड कम होने के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने मंदिर के पूर्व अधिकारी B मुरारी बापू को चंगनासेश्वरी स्थित घर से गिरफ्तार किया है। SIT ने बताया कि मुरारी से तिरुवनंतपुरम के क्राइम ब्रांच ऑफिस में पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि SIT बाबू को पथानामथिट्टा में जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करेगी और कस्टडी की मांग करेगी। मुरारी द्वारपालक, मूर्तियों की सोने की प्लेट और गर्भगृह के दरवाजों की फ्रेम से सोना गायब होने से जुड़े हुए 2 मामलों में आरोपी हैं। तमिलनाडु केरल में भारी बारिश, स्कूल कॉलेज में छुट्टी, फसल बर्बाद। हिमाचल में तापमान -0.7। आंध्र प्रदेश के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी। खबर है कि दक्षिण भारत में इस समय पूर्वोत्तर मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। तमिलनाडु के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है और इससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जबकि कुछ जगहों पर धान की फसल पूरी तरह से डूब गई है। चेन्नई में भी सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने राज्य में साइक्लोन का अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से राज्य का सबसे बड़ा मिट्टी डैम भर चुका है। वहीं उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने SDRF के साथ बैठक की है और तमिलनाडु में बाढ़ की वजह से 16,000 हेक्टेयर खेती की जमीन में पानी भरने से राज्य की 33% फसल तबाह हो गई है। सरकार ने कहा है कि किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। आज का सुविचार, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका चेहरा कितना खूबसूरत है, अगर आपका चरित्र बदसूरत है तो आप बदसूरत हो। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।